नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2024 से पहले कांग्रेस के हाथ सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी को मिली सजा है। लगातार उसके बारे में जिक्र हो रहा है। कांग्रेस इस पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में दिख रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आप जानते हैं कि अदालतों से राहत नहीं मिली। एक अदालत थी सूरत की अदालत, निचली अदालत, उसके बाद आज गुजरात हाई कोर्ट में मामला गया, वहां से भी मानहानि वाले केस में उनको राहत नहीं मिली। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी होने हैं और कांग्रेस राहुल गांधी को जो राहत नहीं मिली है उससे राहत की कोशिश कर सकती है। आज गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। मोदी सरनेम पर केस में निचली अदालत के बाद अब हाई कोर्ट में भी राहुल गांधी को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, लेकिन अगर यह सजा आगे भी बहाल रही तो कांग्रेस क्या करे? पहले नजर डालते हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगी। मानहानि वाले केस में सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार हो गया। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रही। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को सही माना। 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई, सांसदी चली गई। यह मामला क्या है? दरअसल 2019 चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर यह उन्होंने बयान दिया था। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक केस कर दिया और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार चला आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि यह पूरा मामला अब लीगली अगर देखा जाए राहत के तौर पर राहुल गांधी को यह राहत की उम्मीद न्यायालय से अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही। तो राहुल को अब केवल सुप्रीम सहारा है अपनी सदस्यता बहाल करने की। मुश्किल घड़ी में भी कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े दिखे। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगाते रहे। सच्चा ईमानदार नेता अगर है कोई देश के अंदर तो राहुल गांधी। क्या करा राहुल गांधी जी ने? मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला गांधी परिवार को? मोदी जी पे तो केस नहीं होते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने उसी टाइम कह दिया था कि ना मैं माफी मांगूंगा ना झुकूंगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरे हैं ना डरेंगे, ये डराते रहेंगे। उन्होंने पहले उनकी सदस्यता कैंसिल करी, वो नहीं डरे। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी की उसको लेकर उन्हें सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल की सदस्यता भी चली गई और सरकारी घर भी। इस फैसले को पहले सूरत के सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कहीं से राहुल को कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह मानहानि के मामले का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता कैसे मानहानि का शिकार हुआ यह साफ नहीं है। हाईकोर्ट में इसे जघन्य मामला बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट शायद इसे ठीक करेगा। हमें विश्वास है न्यायपालिका सत्य का साथ देगी। कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। मानहानि मामले में राहुल को मिली सजा पर बीजेपी ने तंज कसा है। साथ ही कहा कि राहुल का भाषा पर नियंत्रण नहीं है। सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। कांग्रेस को शायद एहसास है कि इस मामले पर उसे जनता की सहानुभूति मिलेगी, तभी वह इसे जनता के बीच जोर शोर से उठाने का मन बना चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी जी को सदन से निकाला, घर से निकाला, हमने आपको कर्नाटक से निकाला। तो राहुल गांधी जी की आवाज में कोई कमी आई हो तो बताएं। और ज्यादा मुखरता से बोल रहे हैं वो। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल के लिए एक बड़ा झटका है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोर्ट की राय अपनी जगह है,
लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उस मुद्दे को जनता के बीच लेके जाएंगे और अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये तो हो गई राजनीति की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि इस केस में क्या हुआ, एक एक करके जानते हैं। तो ये मोदी सरनेम केस है। 23 मार्च 2023 को सूरत की जिला अदालत ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि 2 साल की सजा थी। तो नियम यह कहता है कि अगर 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 20 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी वापस अदालत में गए, सूरत की सत्र न्यायालय ने, और यहां पर उन्होंने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब सदस्यता रद्द ही रहती। अगर वो रोक लगा देते तो राहुल गांधी वापस मेंबर पार्लियामेंट बन जाते। 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मई 2023 में अंतरिम राहत देने से गुजरात हाईकोर्ट का इनकार हो गया। 7 जुलाई 2023 को राहुल की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार हो गया, जो कि आज हुआ है। तो इस सब चीजों को देखते हुए अब कुछ बड़े सवाल सामने आते हैं। वो सवाल क्या है वो जरा आपके स्क्रीन पर आपको बता दें। सवाल नंबर 1, क्या अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की एकमात्र उनका यह विकल्प है? लीगली अगर आप देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट बचता है, लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो क्या अब मदद की गुहार वो वहीं लगा सकते हैं? यह हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यह है कि वायनाड के लिए उपचुनाव जो होना है वो कब तक टाला जा सकता है? वो इसलिए क्योंकि आप ये समझिए, और यहां पर सवाल नंबर 3 आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। अमूमन ये होता है कि अगर सदस्यता रद्द होती है तो इलेक्शन कमीशन 6 महीने में चुनाव करा देता है। सवाल नंबर 3 ये है कि अगर न्यायिक राहत देर से मिली, नहीं मिली तो चलिए समझ में आता है, कोई बात नहीं मिली तो वहां उपचुनाव हो गया। लेकिन अगर न्यायिक राहत देर से मिली और इस बीच वायनाड में उपचुनाव हो गया और कोई और जीत गया, तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वायनाड के 2-2 सांसद हो जाएं, सांसद तो एक ही रहेगा। और सवाल नंबर 4 यह है, अदालत से अब तक राहत ना मिलने पर कांग्रेस राजनीतिक सहानुभूति बटोर पाएगी या नहीं पाएगी? यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर के संविधान के विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने हमारे कार्यक्रम में हमसे बात की और उनसे सवाल पूछे गए कि राहुल गांधी की सांसदी जाने के मामले में जो प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है या नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उस सेक्शन में यह लिखा गया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। ये नहीं कि वो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब है कोई इनको डिस्क्वालीफाई करेगा। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, आर्टिकल 103 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्रश्न उठता है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, तो वो प्रेसिडेंट उस पर फैसला सुनाएंगे। प्रेसिडेंट फैसला सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशविरा करके इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पर वो वही उनका डिसीजन होगा। ये 103 का सारांश यही है। राहुल गांधी के केस में ऐसी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए किसी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया है। ये हालत है। तो संकट जो है वो आपदा में अवसर बनेगा या नहीं, ये आगे देखना होगा। लेकिन ये तो कांग्रेस की एक बात हो गई नेशनल लेवल पर। एक और संकट के बादल घिरे हुए हैं और वो है राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की मीटिंग दर मीटिंग हो रही है और मीटिंग का दौर खत्म होने का कुछ मायने में नाम भी नहीं, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे खत्म होगी। दिल्ली और जयपुर में गहलोत और पायलट दोनों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं है अभी भी। अब आप जानते हैं कि कल एक बहुत भारी मीटिंग हुई दिल्ली में, तो वो मीटिंग हुई, उसके बाद फिर एक खुशी का माहौल दिखा कि भाई सुलह हो गई, लगता है कांग्रेस ने बहुत सारी मांगे मान ली, इस तरीके की कुछ बातें सामने आई। लेकिन क्या वाकई सुलह हुई?
आज सुबह ये खबरें कुछ जगहों पर आईं कि कांग्रेस बिना चेहरे के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतर सकती है, बिना चेहरे के। लेकिन यह क्या इतना आसान है? क्या कांग्रेस पार्टी यह कर पाएगी राजस्थान में? हम ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार जरा राजस्थान का दौरा लगा दीजिए, एक बार घूमने चले जाइए जयपुर। आपको पूरे शहर में हर जगह पोस्टर लगे हुए दिखेंगे। तमाम पोस्टरों में चेहरा किसका? अशोक गहलोत का। दूसरे किसी बड़े चेहरे को कोई जगह नहीं मिली है। वो उनकी स्कीम्स हैं, उन्होंने अपनी स्कीम्स लॉन्च की हैं, उसमें प्रमुख रूप से चेहरा दिख रहा है। अशोक गहलोत लगातार नई नई स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना से लेकर महंगाई राहत कैंप तक 10 स्कीमें ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इन तमाम जगहों पर पोस्टरों में अशोक गहलोत ही हैं, यानी कि चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं और उनका चेहरा भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि कथित रूप से कि किसका चेहरा होगा, वो हम सीएम नो सीएम विदाउट चेहरा जाएंगे चुनाव में, तो क्या यह हो सकता है? मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि गहलोत सिर्फ सरकारी पोस्टरों में ही है, उनके समर्थक भी जगह जगह तस्वीरें लगाकर गहलोत के लिए फिल्म भी बना रहे हैं, उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर रहे हैं। एक नारे भी आपको गूंजते हुए दिखेंगे हर रैली में। अभी कुछ दिन पहले हम लोग रैली में गए थे तो वहां पर भी हमने तमाम जगह देखा कि यह बात कही जा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार कांग्रेस सरकार नहीं। यानी कि एक नारा भी है जो कि गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए नहीं। यानी इन सब से इतना साफ है कि अशोक गहलोत को नजरअंदाज कर कांग्रेस राजस्थान में चल नहीं सकती है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। लेकिन यह देखने वाली बात है कि उनकी तमाम नाराजगियों के बाद भी अशोक गहलोत के कद पर असर नहीं पड़ा है। इससे पहले भी तो तमाम बार कोशिश हुई थी। यही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो ये चाहता था कि अशोक गहलोत नेशनल प्रेसिडेंट बन जाए, फिर वहां रास्ता साफ हो जाए सचिन पायलट के लिए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सचिन पायलट फिलहाल ना तो राजस्थान सरकार में है और ना ही राजस्थान कांग्रेस में किसी बड़े पद पर है, और यह बहुत समय से ऐसी ही स्थिति है। वो पहले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बार बार बैठकों में सचिन पायलट को समझाया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी फिलहाल अभी तक उन्हें दी नहीं गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा आना, अखबारों में यह छपना कि मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ लेगी और जीत लेगी, यह कहां तक सही है? तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इन दोनों में से किसके चेहरे में वो जादू है? राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व का मसला सुलझा हो या नहीं, दिल्ली में हुई कांग्रेस की राजस्थान पे बैठक के बाद सबके चेहरों पे मुस्कान जरूर नजर आई और सचिन के तेवर कुछ धीमे जरूर पड़ गए हैं। लगता है पार्टी उनको जल्द ही कुछ जिम्मेदारी सौंपेगी। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। चर्चा की बात यह है कि सचिन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा और उसे गहलोत की मंजूरी मिलेगी या नहीं। लेकिन संयुक्त नेतृत्व की बात से साफ है कि पार्टी अभी कोई अंदरूनी टकराव नहीं चाहती है। जयपुर में दिल्ली की मीटिंग से लौटे मंत्री और विधायक काफी संतुष्ट नजर आए। कल मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, तमाम नेता उपस्थित थे और हमारे काम की तारीफ राहुल गांधी जी ने की। तो ये तो आप मानोगे कि गहलोत सरकार का काम बोलता है, सच्चाई बोलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के साथ राम और काम दोनों है। इतना चेहरा तो है, इतना सारा। आप ये बताओ, सारे चेहरे अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, मेरा चेहरा बुरा लग रहा है? ये चेहरा लेकिन राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी है, विधायक दल के नेता भी है, तो कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं। जीत ही मकसद है और पार्टी टिकट का बंटवारा जल्द करेगी। ये भी साफ संकेत है कि कांग्रेस राजस्थान की राजनीति और रणनीति को लेकर गंभीर है। रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को, ये रणनीति है। सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में, हम सब एक हैं और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग भाजपा का मुकाबला करके और भाजपा को पहले की तरह ही बुरी तरह से हराएंगे राजस्थान।
दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद लगता है कि सचिन पायलट कैंप ने राहत की सांस जरूर ली है। सचिन पायलट खुद उस बैठक से मुस्कुराते हुए बाहर आए, लेकिन यहां जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आप को पार्टी का चेहरा जरूर बना दिया है। समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर वो हर पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं। भले ही पार्टी कोई चेहरे को लेकर चुनाव में नहीं उतर रही है, लेकिन लगता है नेतृत्व की जो खींचतान है उसको लेकर पार्टी कोई शांति प्रस्ताव जल्द लेकर आने वाली है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो राजस्थान में खींचतान चल रही है, अब देखना ये है कि इसका असर क्या होगा। हालांकि चेहरों पे स्माइल जरूर थी, खुशी जरूर थी, लेकिन क्या ये सुलह करा दी गई है, हो गई है, इसका टेस्ट अभी कुछ दिनों में राजस्थान में हो जाएगा। इस बीच आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग प्रदेश जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां के जो इंचार्ज होंगे और को इंचार्ज होंगे उनकी भी सूची आ गई है। इस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन एक और राज्य है जहां पर चुनाव होने वाला है और वो राज्य है मध्य प्रदेश। आपको याद है, अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें यह दिख रहा था कि एक आदमी पेशाब कर रहा है एक दूसरे इंसान पर। कितनी भयानक और विभत्स तस्वीर। उसके बाद ऐसा मानिए कि जैसे मध्य प्रदेश की सरकार एकदम डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई। डैमेज कंट्रोल प्रो मैक्स, सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल। उसमें क्या किया कि जिसके ऊपर पेशाब की गई उसको मुख्यमंत्री ने भोपाल बुलाया और अपने निवास पर बिठा करके उसके चरण धोए, खाना खाया साथ में। और भी तस्वीरें तमाम सामने आई जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार एकदम एक्शन में आती है। पुलिस जो है वो भी, जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है इस मामले में, उसको धकियाती हुई दिखी। ये सारी चीजें हमको दिखी। लेकिन जब ये डैमेज कंट्रोल हो रहा था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक दलित और दूसरा पिछड़ी जाति से। उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें मल खिलाने की कोशिश भी हुई। यह मामला 30 जून का है। 3 जुलाई को पीड़ित के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब आप यह समझ लीजिए कि जब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है तो आप एक मामले में पैर छू लेंगे, सरकार चरणों में आएगी। लेकिन लगातार ये मामले होते चले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये पहला मामला नहीं है, हमने इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई। तो बड़ा सवाल यही है कि जब मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ ये हाल है, जब मध्य प्रदेश में फिर पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, तो किस किस के चरण छुएंगे सरकार? शिवपुरी के वरखाड़ी गांव में आरिफ अजमत, शहीद इस्लाम वकील आरिफ और रहीशा खान ने 2 युवकों को घेरा, पीटा, चप्पलों की माला पहनाई, कथित तौर पर मल खिलाने की कोशिश की। पीड़ितों पर आरोप था गांव में लड़कियों से छेड़खानी का, लेकिन पुलिस का कहना है जांच में आरोप बेबुनियाद निकला। छेड़छाड़ की बात जो है, ये बातें मीडिया में आई है, उन चीजों जो आई है, बट वो उसके कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो जिस लड़की की छेड़छाड़ होता है वो वहाँ पे है ही नहीं। उसका पोजीशन दूसरी जगह अलग लोकेशन था। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला संपत्ति और अवैध अतिक्रमण से जुड़ा था, जिसे छेड़छाड़ की कोशिश के तौर पर पेश किया गया और पीड़ितों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस भी अब आमने सामने है। तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है, और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग, और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना ध्यान कांग्रेस और दीपिका पादुकोण की बिकनी से हटाइए। शिवपुरी की जहाँ तक घटना का ताल्लुक है उसमें आप कांग्रेस का नाम जोड़ रहे हैं। मेहरबानी करके यदि आपके पास नाम है तो सार्वजनिक कीजिए। उस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की कांग्रेस के लीडर पर? सिर्फ झूठ बोलकर आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बात रखी तो शिवपुरी में पुलिस, वन विभाग, राजस्व की टीमों ने मल खिलाने के आरोपियों के यहाँ एक साथ कार्रवाई की। उनके मकानों को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया। वन विभाग ने दावा किया कि 3000 हेक्टेयर जमीन को भी उसने मुक्त करा लिया जिस पर आरोपी खेती कर रहे थे। शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आइए बात करते हैं, देखिए क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, लगातार बारिश हो रही है, हमने शहरों का भी हाल आपको दिखाया, लेकिन पूरे देश भर में क्या है। अब बहुत सारे ऐसे दावे किए जाते हैं कि हमने तैयारी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हम तैयार हैं। जैसे मुंबई में तो ये कहा गया कि हम 106% तैयार, मतलब 6% एक्स्ट्रा तैयार। ऐसी भी बातें बीएमसी की तरफ से कही गई, लेकिन हर साल वही हाल देखने को मिलता है जगह जगह से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून में हर साल एक तरह की तस्वीरें सामने आती हैं पूरे देश भर में। कई शहर में पानी भर जाता है तो वहीं बाढ़ का कहर भी झेलना पड़ता है। आम लोगों की परेशानी मॉनसून में बढ़ जाती है। आखिर देश में कहां कहां क्या हुआ, हमें लगा कि ये बहुत जरूरी हो जाता है ये कि जितने दावे किए जा रहे हैं उन दावों को तस्वीरों के माध्यम से देखें तो, क्योंकि सब सामने आ जाता है, तस्वीरों में कैद हो जाता है। और ठीक वही चीज हुई है इस मॉनसून में भी। तो आइए तस्वीरों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि देश भर में जो कहा गया है और जो हुआ है उसमें कितना फर्क है मॉनसून को लेकर। पहले मॉनसून का इंतजार हुआ और जब मॉनसून आया तो परेशानियां बढ़ने लगी। अभी भी मॉनसून में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली सामने आने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में तो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कार बाल बाल बच गई। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे, वहां से गाड़ियां गुजर रही थी। पहली गाड़ी तो निकल गई, दूसरी गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिरा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि कोई हादसा हो सकता था, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पत्थर गाड़ी से आगे गिरा। महज चंद सेकंड से बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। झमाझम बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड होने की वजह से 45 सड़कें बंद हो गई हैं। ऊना में तो लोग बारिश की वजह से क्रिमेशन ग्राउंड में फंस गए। प्रशासन की तरफ से राहत अभियान चलाकर उन्हें बचाया गया। सड़क पर फ्रिज बहने की ये तस्वीर गाजियाबाद की है। लगातार बारिश से पहले दुकान में पानी घुसा और फिर दुकान में रखा सामान बहने लगा। इसमें फ्रिज भी शामिल है। दुकानदार ने सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश में कोशिशें नाकाम हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी के चोरगलिया क्षेत्र में बारिश के कारण शेर नाला अचानक उफान पर आ गया। पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तेज रफ्तार से आ रहा पानी कार को ही बहाने लगा। लोगों ने राहत बचाव का काम शुरू किया। राहत की बात रही कि स्थानीय लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बीच छिनका में फिर पहाड़ से पत्थर गिरे हैं। पिछले 10 दिनों में हाईवे को चौथी बार बंद किया गया है। पिछले हफ्ते इसी जगह पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई थी और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा था। हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। भारी बारिश के बीच चमोली में लोग जान जोखिम में डालते हुए भी दिखे। यहाँ कई रास्ते बंद हो गए हैं।
वहीं कनोल मोटर मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से लोग नंदा नगर घाट पर डंडों की मदद से बाइक समेत मंदाकिनी नदी पार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में शुक्रवार को बादल फटा है और इस वजह से एक पुल बह गया। यहाँ एक गांव में 200 लोग फंस गए हैं। बचाव के लिए जा रही एसडीआरएफ की टीम भी फंस गई। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी जो हाई रेनफॉल केरला कर्नाटक में हो रहा था वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अभी रेनफॉल एक्टिविटी कम होगा केरला में। एट द सेम टाइम जो सेंट्रल इंडिया है, ओडिशा से शुरू करके गुजरात तक 7 तारीख 8 तारीख को बहुत अच्छा बारिश रहेगा। कहीं कहीं हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी आइसोलेटेड में हो सकता है। फिर 9 तारीख से धीरे धीरे ये रेनफॉल बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा और 12 तारीख तक आपका हिमालय का जो फुटिल्स एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और गैंजेटिक प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा बारिश रहेगा। इसके बाद फिर 13 तारीख से सेंट्रल इंडिया में फिर रेनफॉल बढ़ता रहेगा। इसका वजह यही है कि जो मानसून ट्रफ है, मानसून ट्रफ अभी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है, इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादा बारिश हो रहा था। वो धीरे धीरे ये शिफ्ट होते हुए फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। बारिश से भरा ये सरकारी अस्पताल बिहार के दरभंगा में है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूरा पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस हाल में यहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है। सिर्फ डॉक्टर मरीज परेशान है ऐसा नहीं है। परेशान तो पुलिस वाले भी हैं। थाने में भी पानी घुस गया है। पूरे बिहार में 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल और बिहार में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, कोसी, बागमती सभी नदियां उफान पर हैं। बिहार में बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी भी बिहार में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। किसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना अपना उधर उधर खाते हैं और क्या करें। इसी पर बनाता है आदमी, खाता है, क्या करें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। केरल के अल्लापुझा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राहत अभियान चलाना पड़ा है। वहीं केरल के कोट्टायम का भी यही हाल है। भारी बारिश जारी है और जगह जगह पानी जमा है। तिरुवनंतपुरम में भी लोग भारी बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। कर्नाटक के उडुपी में भी बारिश की वजह से बुरा हाल है। राहत अभियान चलाना पड़ा है जिससे लोगों को परेशानी कम से कम हो। मॉनसून की शुरुआत में सामान्य से 30% कम बारिश का अनुमान था, जो अब घटकर 5% रह गया है। यानी बारिश सामान्य से कम हो रही है। फिर भी शहरों का दम फूल रहा है। क्या शहरों को बनाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है? शहर जो सालों से बनते आए हैं उसके पीछे कोई प्लानिंग कभी था ही नहीं। उसको ऑर्गेनिक सिटी कहते हैं। दूसरा तो ऐसे शहर जो प्लान करके बनाया जाता है, जैसे चंडीगढ़ हो या और हो, तो ऐसे शहरों में जब शहर बनता है तो उसमें जब बरसात गिरती है तो बरसात का पानी जमीन के अंदर जाने के लिए कुछ न कुछ सुविधा करनी पड़ती है। अगर ऐसी सुविधा ना करे तो वो पानी जो जमीन के अंदर जाना चाहिए वो रास्ते पे आ जाता है। तो प्लानिंग जब आप करते हैं तो ये देखते हैं कि संतुलन शहर में बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम सहित कई राज्यों में बारिश हो रही है। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बड़ा सवाल है कि क्या हम शहरों में सिस्टम में सुधार कर बारिश के पानी को जमा होने से रोक सकते हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज फिर से एक बार बात करें टमाटरों की। टमाटर के दाम कम नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड से तो खबर आ गई कि एक जगह पर 250 रुपए किलो हो गया। बाकी सब अधिकांश जगहों पर 100 रुपए पार हो चुका है टमाटर। ज्यादातर घरों के किचन से गायब हो चुका है। यहां तक कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 2.5 लाख रुपए के टमाटरों की चोरी भी हो गई कर्नाटक में। अब वो खाने पीने की दुकानों से भी गायब होने लगा है। मैकडॉनल्ड्स ने अपने मशहूर बर्गर में टमाटर हटा दिया, यानी कि टमाटर मैक वेजी बर्गर से अब बाहर हो गया। इसको लेकर बाकायदा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर पर नोटिस चस्पा किया गया है। उन्होंने लिखा है कि वैसे टमाटर नहीं मिल रहे जो गुणवत्ता के पैमाने पर खरे उतरें, इसलिए अपना बर्गर खाने जरूर आइए पर टमाटर के बिना। 3 दोस्तों की टिकड़ी फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के मजे तो ले रही है, लेकिन मैकडॉनल्ड के बर्गर से टमाटर का स्लाइस गायब है। इन तीनों को इसकी खबर भी नहीं, पर बिलिंग काउंटर पर बकायदा नोटिस चस्पा है। मैकडॉनल्ड को ऑपरेट करने वाले कनॉट प्लेस रेस्टोरेंट ने नोटिस में लिखा है कि हम अच्छी सामग्री वाले फूड परोसने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारी कई कोशिशों के बावजूद पर्याप्त मात्रा में वैसे टमाटर नहीं मिल रहे जो गुणवत्ता के पैमाने को पूरा कर पाए, इसलिए बिना टमाटर के ही व्यंजन मुहैया कराने को बाध्य हैं। कोशिश में जुटे हैं कि पर्याप्त मात्रा में टमाटर हमें मिल जाए, इसके लिए हमें खेद है। लाल टमाटर भाव का शतक पार कर चुका है। हालात हैं कि कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल टमाटर अलग अलग जगहों पर करीब 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल रहा है। उधर बर्गर का स्वाद चखने वालों को एहसास भी हुआ और कीमत में किसी तरह की रियायत न मिलने की तकलीफ भी। मैकडी के एक स्टाफ ने बताया कि ये नोटिस लगे हुए तो 3-4 दिन बीत चुके हैं, तो घर की थाली से गायब होने के बाद अब बाजार के बर्गर से भी टमाटर नादारद है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।